द इम्प्रेसिव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा दिस वीक में, जहां बताएंगे इस हफ्ते हरियाणा में क्या कुछ हुआ खास, फटाफट अंदाज में। चलिए सबसे पहली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन साबित हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और कब होगी मतगणना इसके बारे में भी बताया। इसी के साथ साथ प्रदेश में लग चुकी है आचार संहिता। देखिए क्या कुछ नहीं हो पाएगा अब इस आचार संहिता के दौरान और कौन सी डेट सेलेक्ट की गई है विधानसभा चुनाव के लिए। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दरअसल शुक्रवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होने हैं। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। चुनावी नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हरियाणा की 90 में से 73 सीटें सामान्य हैं और 17 आरक्षित हैं। बता दें कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जो 1 अक्टूबर को प्रदेश की किस्मत का फैसला लेने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि कैसे लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया और बच्चों से मुलाकात की। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपने आवास पर ध्वजारोहण किया और फरीदाबाद में भी पूरे जोरों शोरों के साथ जश्न आजादी मनाई गई। देखिए ये नायब सिंह सैनी देश मेरे तेरी शान पे सद सबसे खतरनाक चीज स्वतंत्रता में स्व है और हम सब लोग उसी में डूबे हुए हैं। और अगर आप देखिए तो मन, वाणी और कर्म तीनों में अनुशासन चाहिए। मन में भी अनुशासन चाहिए, वाणी में भी अनुशासन चाहिए और कर्म में भी अनुशासन चाहिए। अब मन वाणी तो बहुत बड़ा विषय है, तो बोलूँगा तो कई घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, लेकिन कर्म पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। और ये इसलिए जरूरी है कि जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो वह व्यक्ति नहीं है, वह आप हैं। उसका काम नहीं, वो आपका काम है। जब आप ये महसूस करेंगे तब स्वतंत्रता शब्द जो है उस शाब्दिक अर्थ में तो बदलेगा। तो स्वतंत्रता का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है कि जो दूसरा है वो मैं हूँ, जो दूसरे का काम है वो मेरा है। और कर्म इतना प्रधान है कि उसके सामने बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े पंडित सब फेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को देश में मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इस दिन उन शहीदों को याद किया जाता है जो विभाजन के वक्त शहीद हो गए और उन परिवारों को भी जो लकीरों में बट गया, यानी सरहदें हिंदुस्तान की बनती चली गई। इस मौके पर फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल ने पदयात्रा निकाली। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का जन्म आज हुआ। आज पाकिस्तान में जहां आज़ादी मनाई जाती है, तो वहीं आज के दिन भारत में विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर याद किया जाता है उन बलिदानियों को जिन्होंने विभाजन के मौके पर अपनी जान गंवाई। उन लोगों को भी यहाँ पर उन लोगों के लिए भी संवेदना यहाँ जाहिर की जाती है। जिस दिन देश का बंटवारा हुआ और जिस तरह का विभत्स दृश्य देखा लोगों ने, किस तरह उन लोगों को घर बार छोड़कर अपना भागना पड़ा, जाना पड़ा, तो ये आज उसी के विरोध में पूरे देश में
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उसी के लिए हम तिरंगा लेकर आज यहाँ फरीदाबाद जो अपना बढ़कर विधानसभा है उसमें एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये जो लखानी धर्मशाला है, यहाँ पर ये अंतिम पड़ाव में अपनी पदयात्रा आज। सर क्या कहेंगे, आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। देखिए 1947 में भारत के लोगों ने जो विभाजन का दर्द झेला था उसको लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये तय किया कि हर वर्ष हम 1947 में भारत के जो विभाजन का दर्द देश के लोगों ने झेला था, लाखों लोगों के प्राण उस विभाजन में गए थे, अपना सब कुछ लुटाकर लोगों को भागना पड़ा था, वो दर्द दोबारा देश की आने वाली पीढ़ियां ना देखें। कोलकाता मामले में क्या कहेंगे, जो अभी डॉक्टर का मर्डर हुआ है? देखिए बहुत पीड़ादायक है, वहाँ पर आज जंगल राज है, किसी के ना बहन की इज्जत की वहाँ कोई रक्षा करने वाला है, ना कोई व्यक्ति की कोई रक्षा करने वाला है, जंगल राज है और जंगल राज वहाँ समाप्त हो, इसके लिए मैं समझता हूँ। कोलकाता मामले में क्या कहेंगे, जो अभी अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने दिया है तगड़ा जवाब। दरअसल हाल में ही कांग्रेस ने आरोप लगाए कि जो कांग्रेस वादे करती है उसे भारतीय जनता पार्टी कॉपी कर लेती है। इस पर क्या कहते हैं हरियाणा के सीएम, सुनिए। जनता कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो जो घोषणाएं लगातार हम कर रहे हैं वही घोषणाएं नायब सिंह सैनी पूरा कर देते हैं। जो घोषणा पत्र में हम रख रहे हैं उनको नायब सिंह पूरा कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने घोषणा तो बताए ना, वो उन्होंने कौन सी घोषणा पूरी की? उनकी तो घोषणा रह जाती थी, पूरी तो हमें करनी पड़ती थी, पहले भी हमने करी है। उन्होंने जो बात कही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूँ, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1000 रुपए पेंशन देंगे, क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1000 रुपया भी हमने देने का काम किया और हमने 1000 रुपए नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3000 रुपए तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने। तो पूरे देश में अलग अलग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ओपीडी बंद है तो कहीं सर्जरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली एनसीआर का भी हुआ। फरीदाबाद का अगर जिक्र करूं तो फरीदाबाद में ईएसआई अस्पताल में जहां डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया तो वहीं सड़कों पर भी पदयात्रा निकाली गई। सभी की एक ही मांग है कि कोलकाता की रेजिडेंट्स डॉक्टर को इंसाफ मिले और परिवार वालों को मुआवजा। जो कड़े से कड़े जो सजा है उसकी मांग की जाती है। वाकई ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था को सुधरने की ज़रूरत है और उसे और भी ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस को देखने के साथ ही जो आरोपी हैं, जो गलत काम करने की भावना भी रखते हैं, वो ठहर जाए, रुक जाए, संभल जाए, क्योंकि इस देश का कानून इस तरीके का कड़ा नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कानून इस देश का काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पहुंच चुका है, इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब आरोपी किसी भी तरीके का अपराध करने से बाज नहीं आते। देखिए यहाँ पर डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी जा रही है कैंडल जला के, और ये जो फरीदाबाद महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही डॉक्टर्स हैं, सभी यहाँ पर कैंडल जलाकर यहाँ रोष प्रकट करते हुए नजर आ रही हैं। कल जाके और एक औरत, एक लड़की का हीमोग्लोबिन क्या वो अपना बच्चा जब पैदा करेगी क्या वो उसको ठेल सकती है कि नहीं? क्या वो
देखिए यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ मॉल ऑफ फरीदाबाद के ठीक सामने मोमबत्ती जलाई जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है डॉक्टर्स के जरिए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के जरिए यहाँ जो श्रद्धांजलि है। डॉक्टर्स को बुलाओ आगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि सभी माताएं बहनें जो भी महिलाएं हैं हमारी जॉब करती हैं, प्रशासन से भी और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उनसे भी हमारी मांग है कि जो आरोपी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। यह विद्यार्थी परिषद की मांग है और विद्यार्थी परिषद आज पूरे भारत में हर कॉलेज कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रही है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और महिला सुरक्षा के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं देखी गई हैं कि महिलाओं के ऊपर महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, बलात्कार जैसी जो घटनाएं घटी हैं, उसके बाद वहाँ अभी 2 दिन पहले भी देखा गया है कि रात के समय में जो डॉक्टर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे उनके ऊपर भी हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। तो प्रशासन वहाँ गैर जिम्मेवार है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ प्रशासन तो वहाँ खुद भाग रहा था, वो खुद अपने कपड़े उतार के वहाँ पे भाग चुका। प्रशासन वहाँ के भाग रहे हैं। वहाँ की पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी एक बाकायदा जो मुख्यमंत्री है, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वो मुख्यमंत्री वहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि हम इनको न्याय दिलवाएंगे। आप क्या न्याय दिलवाएंगे जब आप उनकी डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकते? मैम जैसे कि देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जेसी बोस के जो एबीवीपी के छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं जेसी बोस के। पश्चिम बंगाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पश्चिम बंगाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिला पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिला पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बोलो बोलो भारत माता की। देखा कि कैसे यहाँ पे जो आक्रोश है वो उमड़ रहा है। बच्चों का जो विद्यार्थी परिषद से जो बच्चे आए हैं वो यहाँ पर आक्रोश कर रहे हैं। जैसे हर जगह जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी चल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। जो वहाँ पर जो भी चीजें हो रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट का जिक्र भी करते हैं। दरअसल विनेश फोगाट से आस लगी थी कि सिल्वर मेडल CAS उन्हें जरूर देगा, लेकिन भारत को बड़ा झटका लगा जब CAS ने इस मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। देखिए रिपोर्ट। विनेश फोगाट के साथ साथ भारत को तब झटका लगा जब पेरिस ओलंपिक ने विनेश के खिलाफ फैसला लिया। दरअसल 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य करार दिए जाने के बाद जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए उनकी अपील को भी कोर्ट ऑफ एब्रिविएशन फॉर स्पोर्ट्स ने खारिज कर दिया है। CAS ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फैसले को बरकरार रखा। विनेश ने लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वजन ज़्यादा होने के कारण खेलने से उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने गोल्ड मेडल मैच खेलने और फिर ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की थी, लेकिन दोनों ही अपीलों को खारिज कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा ने इस फैसले पर निराशा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये फैसला न केवल विनेश बल्कि पूरे खेल जगत के लिए बड़ा झटका है। विनेश फोगाट ने फाइनल नहीं खेलने के बाद रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया है, यानी कि अब वो वापसी नहीं करेंगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपके मन में भी कई सारे सवाल खड़े होंगे। ये तस्वीर आप ही के शहर की है
यानी कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की है, जहां पर सड़कों पर कचरे फेंके जाते हैं, कूड़ेदान कहीं भी नहीं है। एमसीएफ अपना काम करने से शायद कतराती है और विधायक को शायद रोड पर चलना मंजूर नहीं, जिस रोड पर कचरे हों और जहां नालियों का पानी बहता हो। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, वक्त मैं फरीदाबाद के नीलम बाटा चौक के एरिया में मौजूद हूँ। नीलम बाटा के इस एरिया में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ का हाल अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। कई नेता आज, कई मंत्री आज, कई विधायक आज स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग संदेश देते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। कई वीडियोस सामने आ रही होंगी और साथ ही स्वच्छता की उसमें बात ज़रूर की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और इस अभियान के तहत ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि देश को स्वच्छ रखना कितना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, देखिए यहाँ पर अलग अलग ये जो लोग हैं दूर दूर से आकर और यहाँ कचरा डालकर चले जाते हैं। ये देख रहे हैं स्थिति, ये नीलम बाटा के एरिया की स्थिति है। और यहाँ से देखिए ये रोड है जिसको कबाड़ खाना बना दिया है पूरी तरीके से, और ये सिर्फ बहुत थोड़ा कचरा है जो यहाँ पर जमा किया जा रहा है। और देखिए, ये देखिए एक और कचरे को फेंकते हुए यहाँ पर ऑन कैमरा नज़र आ रहे हैं। सोचिए, ऑन कैमरा, यहाँ पर हम कैमरा रोल कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तब तो ये हाल है इन लोगों का कि सड़कों पर कूड़े फेंके जा रहे हैं। और तब सोचिए कि जब अलग परिस्थितियाँ हुई होंगी, अभी तो यहाँ सफाई हुई है, तब क्या हाल होगा। सड़कों का हाल भी आपको दिखा देती हूँ। सड़क का हाल देखिए, कोने कोने में सड़कें टूटी हुई हैं। और यहाँ से भी ये जो पूरी रोड है, ये पूरी रोड ही पूरी तरीके से कही जा सकती है कि कबाड़ खाना है। सिर्फ यही एरिया नहीं, यहाँ से लेकर के पूरे दूर तक कचरा जो है वो फैल जाता है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, एक पार्क भी है। ख़ास बात ये है कि इस पार्क का उद्घाटन विधायक सीमा त्रिखा ने किया था, जो हरियाणा की शिक्षा मंत्री भी हैं। और इस पार्क की हालत ऐसी है कि अब यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है और इसके बाहर इतना ज़्यादा कचरा जमा है तो कौन ही आएगा पार्क में। इस तरीके की तस्वीर को देखने के लिए कोई आएगा। वाकई ये सबसे ज़्यादा जो बेहद बुरी स्थिति कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम चलाई गई थी स्वच्छ भारत मिशन, उस मुहिम पर पानी फेरती हुई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, राहुल सलूजा जी। इनसे बात करेंगे, पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ कचरे का ढेर जो है वो बन जाता है, कब कब इसकी सफाई होती है, कौन करवाता है और क्या अभी की परिस्थिति है यहाँ। नमस्कार जी, पहले तो हमारे सारे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस कचरे को लेके पिछले साल से बहुत परेशान हैं और ये कचरा पहले इस पार्क में लोग फेंक के जाते थे। हमने इस पार्क को रोटरी क्लब के माध्यम से डेवलप किया। पार्क दिखाइए। हमारे माननीय एमएलए साहिबा सीमा त्रिखा जी आई थी। इस पार्क को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सहारा के अच्छा बनाया है, लेकिन लोगों ने अब इस पार्क के सामने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये सड़कें तोड़ दी गई हैं। ये रोड है प्रॉपर, जो नीलम बाटा रोड है, इसी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच इसको कूड़ा घर बना दिया गया है। सच्चाई है वो आज मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। कैसी जो सच्चाई है, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधायक साहब ने क्या किया है वो आपको ये सच्चाई दिखाएगी। मैं नहीं दिखाऊंगी, सच्चाई दिखाएगी। मैं इम्प्रेसिव टाइम से आपको लाइव दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी थोड़ा सा आगे आए, कितनी गंदगी यहाँ पे जो है नजर आ रही है। और यहाँ पे भी दिखाएं, सावन का महीना है और आज चौथा सोमवार है और क्या कहते हैं, सावन के महीने में बरसात तो चलती ही रहती है, मगर यहाँ पर पानी कैसे भरा हुआ है, कचरा कितना फैला हुआ है, कितनी बीमारी जो है यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे लोगों की आवाजाही कितनी है, नजर तो आ ही रहा होगा। मेरे पीछे यहाँ पे भी लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऑटो स्टैंड वाले हैं, यहाँ पे एक हमारे भैया भी ठेला लगाते हैं। पूछते हैं कितने दिनों से ये ठेला लगाते हैं यहाँ पे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मुकुंद मंडल।
कितने टाइम से ठेला लगा रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ 2013 से लगा रहे हैं जी ठेले। अच्छा, तो यहाँ पे गंदगी कितने दिनों से फैली हुई है? काफी दिन से यहाँ गंदगी फैली है जी। सावन के महीने में ही होती है या सावन से पहले भी? पहले भी है जी, सावन से महीने से पहले भी है। यहाँ साफ सुथरा नहीं, घर नहीं आते हैं जी कोई साफ करने के लिए। अच्छा, नगर निगम या विधायक साहब जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ यहाँ पे आके सफाई वगैरह? कोई भी नहीं आता है जी, इधर कोई देखभाल कर ही नहीं रहा है। तो कौन नगर निगम आएंगे, कौन चुनाव वाला अधिकारी आएंगे? हमारा दुकान हटा देंगे, अंधेरे से बर्बाद करेंगे, मेरा तो पीछे लग जाएंगे सब। मेरा बोलेंगे यही बोला है कचरा को फैलाइए। अच्छा, हमारा मत पीछे पड़े। आप देखिए कि ठेले वाले यहाँ पर डर कर बैठे हैं कि हमारा ठेला हटवा देंगे प्रशासन वाले, मगर आपको मैं हंसी मजाक, कुछ पल नाराजगी तो कुछ पल मुस्कान, ऐसा ही कच्चे धागों में पिरोने वाला त्योहार रक्षाबंधन कल है। जी हाँ, रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इम्प्रेसिव टाइम्स की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर बाजार में जो माहौल दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में भी आज हमारी एक खास रिपोर्ट बताएगी कि कैसे अलग अलग राखियों ने बाजार को सजा दिया है। और अब भाई बहनों का त्योहार है तो तोहफे तो बनते हैं, ऐसे में आप क्या तोहफे देंगे हमें कमेंट करके ये बताइए। और जरा हमारी ये वीडियो देखिए और ये भी बताइए कि आपको इन वीडियो में दिखाई देने वाली राखियों में सबसे प्यारी कौन सी राखी लगी? रक्षाबंधन का त्योहार है, खुशियों की बौछार है, रक्षा के धागे से बना ये भाई बहन का प्यार है। नमस्कार, मेरे आप देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम और आपको बता दें आज हम ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में खड़े हैं और रक्षाबंधन का जो है त्योहार आने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी भीड़ लगी हुई है बस एक रक्षा सूत्र को लेके। रक्षा सूत्र आखिर रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है, आपको इस बारे में भी मैं बता देती हूँ कि द्रौपदी ने जब अपने साड़ी का चीर फाड़ कर श्री कृष्ण को बांधा था तो उसको उसी के लिए ये परंपरा जब से शुरू हुई है और जब से ही हर बहन अपनी भाई को रक्षा सूत्र बांधती है ताकि वो उनकी रक्षा करे, उनकी बीच बचाव करे हर चीज़ के लिए। इसीलिए आज हम ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में आए हैं और हम यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपको पहले दिखा देती हूँ यहाँ का नज़ारा ओल्ड फरीदाबाद का मार्केट का कि यहाँ पे कैसे लोग रक्षा सूत्र की खरीदारी कर रहे हैं, आपको देख सकते हैं। आइए, यहाँ पे हमारे साथ एक भैया हैं। आपका नाम? विष्णु गर्ग। कब से लगा रहे हैं ये रक्षाबंधन के लिए राखियों की? मैं 2 महीने पहले। 2 महीने। 2 महीने। कितने साल से यहाँ पे दुकान है आपकी? मेरी हो गई, मुझे राखी बेचते हो गए कम से कम 82 से लगाओ। कितने? 82 से। तो अब की बार 82 से आप बेच रहे हो, अब की बार क्या नया है राखियों में, क्या नया देखने को मिला? ये पूछो क्या नहीं है मेरे पास। अच्छा, हर चीज़ है जो जितने वो है ना, कलकत्ता, अहमदाबाद, सब टोटल पूरी वैरायटी है। हर ब्रांड का माल है। हर ब्रांड का माल है? हर ब्रांड। अच्छा, तो किसी एक ऐसी जो बहुत प्यारी राखी हो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? चंदन की राखी। चंदन की राखी जो सबसे फेमस होती है, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है जो। मेरे पास चंदन की राखी अब 3 लपेटे वाली, 5 लपेटे की और बहुत बिकती है। एडी बहुत बिकती है। इसके अलावा तुम्हारे कलकत्ते के लुम्बे बहुत बिकते हैं, मारवाड़ी। इतनी सारी राखी की स्टॉल से मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि ये सब दिखाएं। उसमें से आपकी दुकान में क्या खास है ये मेरे को बता दो। अभी भैया दिखा रहे कि क्या उनके दुकान में सबसे ज्यादा खास है, कौन सी राखी जो सबसे ज्यादा खास है, क्या है इसमें? ये देखिए, आपको दिखा देते हैं कि और कहाँ से कहाँ तक की प्राइसिंग है? 900 तक। 900 तक की लास्ट है। और ये जो राखी है ये कितने की है जो स्पेशल आप दिखा रहे हो? 200 रुपये की है, 280 की है। ये 280 की है। और लीस्ट सबसे लीस्ट बोलूँगी कि लीस्ट प्राइसिंग कौन सी है? 10 रुपये। 10 रुपये। ये 20 रुपये। अब देखिए कि
मैं आपको बताऊंगी कि सबसे जो महंगी राखी है और सबसे जो सस्ती राखी है, दोनों राखी मैंने आपको दिखाई है कि सबसे अच्छी कौन सी लग रही है। वैसे तो मेरे को भी ये बहुत प्यारी लगी, मगर आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। और भैया और भी दिखा रहे हैं, कितनी सारी राखियाँ दिखा रहे हैं। भैया आप कलकत्ता की ही बोल रहे हो, कलकत्ता की कौन सी राखी है और चंदन की राखी कौन सी है? ये पैसे लगा पैसे लाएंगे। देखिए ये कितनी प्यारी रेशम की राखी है। इनको कलकत्ता की राखी बोलते हैं। राखियों की वैरायटी है भैया के पास बहुत ये ज्यादा। कलकत्ते की होती है, ये हैंड वर्क काम होता है, जो साड़ी में काम होता है। ये वर्क, हाँ जी, ये वर्किंग वाला काम है। अच्छा, और इसमें लुम्बे आते हैं, वर्किंग वाले लुम्बे के पाते। ये 20 रुपए पीस है। देखिए भैया ने जो सारी वैरायटी है वो हमें बहुत वैरायटी मेरे पास, कितनी दिखाऊंगा, 55। तो ये थी हरियाणा दिस वीक की खास रिपोर्ट, जिसमें आपने जाना कि इस हफ्ते हरियाणा में क्या कुछ हुआ नया। अगले हफ्ते फिर रविवार को सुबह 8 बजे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो शेयर भी करना ना भूलें। नमस्कार।